आज के जो मुख्य अतिथि हैं वो कल से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदरणीय श्री सुजीत जी चक्रवर्ती जी, और वो बीज उत्पादन, जैविक बीज उत्पादन, वैदिक विधि से जैविक बीज उत्पादन की दूसरे दिन अपनी बात रखेंगे। और साथ में किसान साथियों से भी और हमारे आदरणीय किसान जो हमारे मार्गदर्शक हैं उनसे निवेदन रहेगा कि आप मुख्य अतिथि जी के साथ जब उनका वो अपनी बात रखेंगे तो आप भी उनसे अपनी बात साझा करिएगा। तो आदरणीय आपको फिर से पुनः इस मंच पे सादर आमंत्रित किया जाता है योगास मंच के सदस्यों के द्वारा, सभी सदस्यों के द्वारा, और आप अपनी बात रखिएगा। और हम जैसे कि कल आपने बीज के विभिन्न भागों के और बीज कैसे बनता है उसकी प्रक्रिया, फूलों के अलग अलग अंग और बीजों के अलग अलग प्रकार आपने कहे, तो इसी सिलसिले में आज की बात आपके साथ। धन्यवाद, प्रणाम, स्वागत। नमस्कार सभी बंधुओं को, आज सादर प्रणाम। मैं सीधे टॉपिक पर आता हूं और शुरू करता हूं। कल हम बीज के बारे में संक्षिप्त में जानकारी हमने दिया था कि बीज क्या होता है, बीज का महत्व क्या है। बीज मिट्टी की आत्मा होती है। जिस मिट्टी में बीज डालने के बाद नहीं अंकुरित होता है उस मिट्टी को हम ये कहते हैं कि उस मिट्टी में जान नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर बीज की अंकुरन क्षमता मिट्टी से होती है, अगर मिट्टी में अंकुरित नहीं हो रहा है तो बीज में दोष नहीं है बल्कि मिट्टी में दोष हो सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बीज उत्पादन में फील्ड में हमको कैसे काम करना है, क्या क्या करना पड़ता है, इसके कुछ टेक्निकलिटीज जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है बीज प्लॉट जब हम लेते हैं तो उसका आइसोलेशन, पार्थक्य, आइसोलेशन या पार्थक्य बीज की आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए एक ही प्रजाति के दो या दो से अधिक किस्मों के बीज आवश्यक न्यूनतम अंतर होता है। दो प्लॉट जब बीज का प्लॉट लेते हैं तो उस प्लॉट से उसी प्रजाति के दूसरे कोई अगर फसल है, उसी प्रजाति का कोई दूसरा प्लॉट है, दूसरी फसल है, तो उसके बीच में न्यूनतम अंतर बनाए रखना जरूरी है आनुवंशिक शुद्धता के लिए। एक ही परिवार के प्रजातियों में प्रायः समान पार्थक्य दूरी की आवश्यकता होती है। आइसोलेशन डिस्टेंस इसको हम कह सकते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस, जिससे कि हम उसकी जो जेनेटिक प्योरिटी है उसको मेंटेन करते हैं। और ये अलग अलग फसलों के लिए, अलग अलग प्रकार के बीजों के लिए अलग अलग होती है। हम इसके बारे में विस्तार में बात करेंगे। परंतु कभी कभी प्रजातियों के भीतर कुछ किस्मों में के बीच सामान्य से अधिक पार्थक्य दूरी रखना अनिवार्य हो जाता है। ये क्यों होता है इसकी भी बात करेंगे। परागकण वायु या कीटों द्वारा कितनी दूर तथा कितना प्रभावी ढंग से स्थानांतरित हो सकता है, इसका निर्धारण कई पर्यावरणीय कारकों के द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित होता है। इकोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं उसके ऊपर होता है कि जो हम आइसोलेशन डिस्टेंस रख रहे हैं वो किस लिए रख रहे हैं कि जब पॉलिनेशन होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन, अननेसेसरी अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो और उसका कंटामिनेशन नहीं हो, उसके लिए ये दूरी रखी जाती है। और ये दूरी कितनी होनी चाहिए, किस फसल में किस प्रकार के बीज में कितनी होनी चाहिए, इसका निर्धारण जो है वो पर्यावरणीय कारकों के ऊपर निर्भर करता है। कई सारे कारक होते हैं, कॉम्बिनेशन में संयुक्त रूप से ये निर्धारण इसका होता है कि परागण कितनी दूर तक परागण हो सकता है या कितनी दूरी से ज्यादा रखने पर वो परागण की संभावना नहीं होती है। पार्थक्य दूरी परागण की पद्धति पर निर्धारित होता है। दो तरीके से परागण हो सकता है। एक अजैविक परागण जिसमें वायु या जल के माध्यम से परागण होते हैं,
जल मतलब जब वर्षा होती है, बरसात के मौसम में भी पानी जब बरसता है तो उसके साथ परागकण बह के फूलों में पहुंचते हैं। उसके उदाहरण है जैविक परागण, जिसमें कीट पतंगों जैसे मधुमक्खी, तितली, ततैया, विभिन्न प्रकार के जो उड़ने वाले कीट होते हैं वो एक फूल से दूसरे फूल में जाके बैठते हैं और वो अपना काम करते हैं, परागण का काम करते हैं। तो इस प्रकार ये किस तरह की परागण हो रही है उसके ऊपर से ये निर्धारित होता है कि आइसोलेशन या पार्थक्य की दूरी कितनी होनी चाहिए। पार्थक्य के प्रकार या आइसोलेशन के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। उसका जो निर्धारण होता है वो दूरी के आधार पर निर्धारण हो सकता है। जैसे एक ही किस्म या किसी अन्य किस्म की एक ही फसल को एक साथ एक निर्दिष्ट दूरी त्रिज्या के अंदर बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। एक ही जाति में, एक ही किस्म में एक से ज्यादा प्रकार के किस्म या जो प्रजाति है एक ही फसल के अंदर, उसका एक डिस्टेंस के अंदर, एक रेडियस के अंदर, अगर त्रिज्या की बात करें तो रेडियस के अंदर उसको हम अलाउ नहीं कर सकते, अनुमति नहीं दे सकते कि वो फसल उसके अंदर लिया जा सके, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन का या पर परागण की संभावना रहती है। यदि उनके फूलने का समय बीज के भूखंड के साथ मेल खाता है, जो सीड प्लॉट है उसके साथ अगर जो दूसरे प्लॉट उसी फसल के या उसी फसल के दूसरे प्रजाति या सेम प्रजाति है, सेम वैरायटी है, उसका अगर एक रेडियस के अंदर फसल हो रहा है या लिया जा रहा है, तो दोनों का फूलने का, फ्लावरिंग का समय अगर सेम है तो ये अलाउ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना रहता है। इसी के आगे अगर हम बढ़ते हैं तो समय के आधार पर पार्थक्य, जिसमें एक ही किस्म या किसी अन्य किस्म की एक ही फसल को बीज प्लॉट में अनुवांशिक संदूषण की चिंता के बिना उगाया जा सकता है, यदि उनके फूलने का समय एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाता। तो पहले पॉइंट पे हमने बोला कि अगर समय एक फ्लावरिंग का, फूलने का समय अगर एक समान है, एक साथ है, तो वो अलाउ नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे अगर समय अलग अलग है, बीज का प्लॉट जो है उसमें जब भी बीज बोया गया है, वो फसल उग रहा है, उसमें फ्लावरिंग हो रही है, उसके साथ में दूसरा कोई प्लॉट उसके पास में लगा हुआ है, लेकिन उसमें फ्लावरिंग या तो हो चुकी है या इसकी फ्लावरिंग खत्म होने के बाद उसकी फ्लावरिंग शुरू होगी। समय का फर्क है एक, तो उसको वहां पे इसको भी टाइम आइसोलेशन के तरीके से देखा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि क्रॉस पॉलिनेशन के संभावना को हमको रोकना है किसी भी दो प्लॉट के अंदर। उसके लिए अगर एक समय फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना नहीं रहती है। इसी प्रकार ऊंचाई के आधार पर भी पार्थक्य हो सकता है, आइसोलेशन हो सकता है, जिसमें जैसे खासकर पहाड़ों में अगर हम बात करें तो पहाड़ों में समतल जमीन नहीं होती है, अलग अलग ऊंचाई पर प्लॉट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं। तो वहां पे नीचे से ऊपर की तरफ परागकण के पहुंचने की संभावना कम रहती है, अपितु वो हवा के साथ या किसी कीट पतंगों के साथ ही बह के जाता है या कीट पतंगों के द्वारा ले जाया जाता है। परंतु नीचे से ऊपर की तरफ का जो मूवमेंट होता है वो संभावना कम होती है, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ की संभावना ज्यादा होती है। तो वहां पे ये देखा जाता है कि कितनी ऊंचाई का फर्क है, जिसमें कि हवा से के साथ अगर जाती भी है ऊपर से नीचे, मान लीजिए ऊपर से हवा बह रही है तो अगर बिल्कुल प्लॉट उसके ठीक नीचे है लेकिन निचाई काफी ज्यादा है, जो फर्क है वो काफी ज्यादा है, लेकिन उसके ठीक नीचे है तो हवा तो बह के आगे की तरफ निकल जाता है, तो वहां पे संभावना कम होती है। इसी प्रकार कीट जो है उनकी भी एक ऊंचाई तक उड़ने की संभावना होती है, एक अगर नीचे की तरफ उड़ने तो भी वो आगे की तरफ जाते हैं हवा के साथ बहते हुए। तो वहां पे ये ऊंचाई के अनुसार भी, आधार पर भी पार्थक्य किया जाता है। चौथा जो है वो भौतिक बाधाओं के आधार पर है आइसोलेशन, जिसमें प्राकृतिक या कृत्रिम अवरोध भी आनुवंशिक संदूषण से बीज प्लॉट या पौधे के लिए अलगाव के रूप में कार्य करते हैं। प्राकृतिक जैसे ऊंचे पेड़ वगैरह हैं या झाड़ी है या कोई
प्लॉट है बीच में जो, वो तो खैर दूरी पे आ गया। जैसे ऊंचे पेड़ का अगर है बीच में कोई वन है या कोई ऑर्चर्ड है, तो उसके वजह से भी हवा से या कीट से उतनी दूरी तक उसको लांग के पहुंचना संभव नहीं होता है। इसी प्रकार कृत्रिम अवरोध, जैसे उदाहरण के रूप में अगर कहा जाए तो जैसे पॉली हाउस होता है या नेट हाउस होता है या नेट केज, जब एक ही पौधे को हमको वो रखना है, संरक्षित रखना है, संदूषण से बचाना है, आनुवंशिक संदूषण से, तो हम क्या करते हैं, एक उसके चारों तरफ एक हम जालीदार, जैसे मच्छरदानी होता है उसी तरीके से उस पौधे के लिए एक मच्छरदानी जैसा उसी मटेरियल का उसी तरीके से हम बनाते हैं और उस पौधे को हम घेर देते हैं, जिससे कि उसके अंदर से कोई कीट बाहर नहीं जाए या कोई परागकण बाहर नहीं जाए या बाहर से कोई परागकण अंदर नहीं आए। इसी तरीके से कल अगर आपने स्लाइड्स बाद में देखे होंगे तो उसमें एक जगह हमने जुकिनी के पौधे के ऊपर दिखाया कि पेपर बैग से हम उसको हैंड पॉलिनेशन करने के बाद, हस्त परागण करने के बाद हम उसको बटर पेपर के बैग से कवर कर देते हैं। तो वो बटर पेपर का बैग जो है वो भी एक तरीके से कृत्रिम अवरोध उत्पन्न करता है, मतलब उसके अंदर परागण की संभावना, इसके बाद जब हमने हस्त परागण कर दिया या उसके अंदर परागण क्रॉस पोलिनेशन हो गया और फ्रूट फॉर्मेशन शुरू हुआ है, फल बनना शुरू हो गया, तब हम उसको कवर कर देते हैं। परागण के बाद ही हम कवर करते हैं, जिससे कि उसके अंदर दूसरा फिर से परागण नहीं हो सके। इसमें अलग अलग फसलों के लिए जैसे मैंने बताया दूरी अलग अलग होती है और उसका सिद्धांत जो है वो बाद में मैं स्लाइड डालूंगा, उसमें आप देख लेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ। 2 तरीके के बीज होते हैं, एक फाउंडेशन सीड तैयार होता है, दूसरा सर्टिफाइड सीड तैयार होता है। फाउंडेशन सीड जो है वो ज्यादा हायर कैटेगरी का होता है, फाउंडेशन सीड से ही आगे फाउंडेशन सीड बनाया जाता है, तो उसमें ये दूरी ज्यादा रखी जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम टमाटर की फसल लें तो उसमें जो कंटामिनेंट्स हैं या संदूषक हैं, जिसमें अलग किस्म के अगर हैं पौधे उसी खेत के अंदर, उस सीड प्लॉट के अंदर ही गलती से बीज के साथ दूसरे किस्म का पौधा आ जाता है, ऐसा रहता है, तो उसमें फाउंडेशन सीड के लिए 50 मीटर की दूरी रखनी जरूरी होती है। टमाटर की मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग फसलों में ये अलग अलग होता है। लेकिन अगर सर्टिफाइड सीड है, जो कि सर्टिफाइड सीड जो है वो किसानों को दिया जाता है फसल उगाने के लिए, तो उसमें ये 25 मीटर होता है। साधारणतः ये देखा गया कि जितना दूरी सर्टिफाइड सीड के लिए रखा जाता है, ये आइसोलेशन डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो फाउंडेशन में उसका करीब डबल होता है। इसी तरीके से उसमें जो कारक आते हैं वर्जित प्रकार के, उसमें अधिकतम मात्रा जो है परसेंटेज या प्रतिशत के हिसाब से होती है, मतलब 0.1%, मतलब 1000 पौधे में एक पौधा जो है अगर अन्य किस्म का है तो वहां तक केवल वो अलाउड होता है, वहां तक केवल अनुमति है कि एक फाउंडेशन सीड के लिए। 1000 पौधे में अगर एक पौधा अलग किस्म का प्लॉट में है तो ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा अगर है तो वो प्लॉट ठीक नहीं है, उसको या तो कैंसिल कर दिया जाता है या उसकी रोगिंग की जाती है, उसको निकाला जाता है। आगे हम बताएंगे रोगिंग क्या होता है। लेकिन ये सर्टिफाइड सीड में इससे डबल होता है, 1000 पौधे में 2 पौधा। और इसका जो स्थिति जो देखा जाता है, किस समय इसका निरीक्षण करना होता है कि ये पौधे अलग किस्म के हैं कि नहीं, जब फूलने का समय शुरू होता है, फूल आने के समय से लेके उसके आगे तक ये देखा जाता है कि अलग किस्म के पौधे जो है 1000 के अगर प्लॉट है 1000 पौधे का, तो उसमें एक से ज्यादा नहीं हो। अगर एक पौधा है गलती से छूट जाता है तो उससे जो कंटामिनेशन या संदूषण की संभावना रहती है वो बहुत ही कम रहती है, इतना मान्य होता है फाउंडेशन सीड के लिए। और सर्टिफाइड सीड के लिए ये 1000 पौधे में 2 पौधे होते हैं। इसी प्रकार बीमारियों के लिए देखा जाता है कि जो बीमारियां आनुवंशिक रूप से आती हैं उसके लिए देखा जाता है कि दूरी तो उतनी ही रखी रहती है, लेकिन जो बीज जनित रोग होते हैं, कुछ रोग होते हैं जो सीड बॉर्न होते हैं या बीज जनित होते हैं। जैसे टमाटर का उदाहरण ले तो अर्ली ब्लाइट है या लेट ब्लाइट है,
या टीएमवी टोबैको मोजैक वायरस जो है, ये बीज से ही आगे बढ़ता है, बीज से ही जाता है। तो इसके लिए भी वही है कि 1000 पौधे में 1 पौधा फाउंडेशन सीड के लिए, या 1000 पौधे में 2 पौधा सर्टिफाइड सीड के लिए, वहां तक अलाउड है। इससे ज्यादा अगर है तो उसको निकाल देना चाहिए। मतलब अगर 1 पौधा भी है तो उसको भी निकालना चाहिए, लेकिन अगर 1 पौधा छूट भी गया या 2 पौधा छूट भी गया सर्टिफाइड सीड के लिए, तो उतना मान्य होता है, क्योंकि 100% उसको हम वो नहीं कर सकते, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये फील्ड इंस्पेक्शन में ये देखना होता है, जो बीज का प्लॉट होता है उसके लिए। जैसे मैंने बताया फील्ड इंस्पेक्शन, खेत का निरीक्षण। तो खेत का निरीक्षण क्यों किया जाता है और कब कब किया जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि बीज की उत्पत्ति और किस्म को सत्यापित करने के लिए खेत का निरीक्षण किया जाता है। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो बीज आप बीज उत्पादन प्लॉट में इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं, वो बीज की उत्पत्ति और किस्म जो है वो कितनी ऑथेंटिक है, सही है। ऐसा नहीं कि कोई भी बीज आपने लिया और उससे अपने बीज मल्टीप्लिकेशन या बीज उत्पादन शुरू कर दिया। बीज उत्पादन के लिए जो बीज लिया जाता है वो उसकी प्योरिटी, उसका सोर्स, ये सारी चीजें देखना जरूरी होता है, क्योंकि उसी से आगे की फसल आपकी बनेगी। दूसरा, बीज प्लॉट के फसल इतिहास के बारे में, बीज प्लॉट की बात कर रहा हूँ, उसके फसल इतिहास, उसकी जो क्रॉपिंग हिस्ट्री है, इसके बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए, जो सत्यापित करने के लिए बीज प्लॉट के बारे में जानना जरूरी होता कि इसके पहले 3 फसल तक कौन कौन से फसल लिए गए थे। उदाहरण के तौर पर अगर आपने वही फसल इसके पहले लिया था और उसमें कुछ बीमारियां थी, जो मिट्टी से मृदा जनित बीमारियां हैं, अगर वो उसमें है तो वो प्लॉट को इस्तेमाल करने, उस फसल के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो उस फसल में वो बीमारी आई है तो आपके इस फसल में भी वो बीमारियां आ सकती हैं। तो ये सारी चीजें देखना होता है कि जो हमारा जो बीज का प्लॉट है, जो फसल हम ले रहे हैं बीज के लिए, वो स्वस्थ होना चाहिए। तो वो स्वस्थ होने के लिए बीज स्वस्थ होना चाहिए, और जो प्लॉट है वो उसकी मिट्टी भी स्वस्थ होनी चाहिए, मतलब उस मिट्टी से बीमारियां नहीं फैले उसमें। तीसरा है बीज के फसल एवं खेती की स्थिति की जांच करने के लिए। तो जो फसल है उस फसल का और उस खेत का स्थिति क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार में आगे बताएंगे। ये भी देखा जाता है कि वो प्लॉट कहाँ पर है, उसको कैसे सिलेक्शन करना होता है प्लॉट। इसके अलावा 4 नंबर पे अगर हम बात करें तो वो आइसोलेशन डिस्टेंस, पार्थक्य दूरी की जांच करनी होती है। ये अलग अलग स्टेज में किया जाता है। इसके बाद है बीज प्लॉट अन्य फसलों तथा खरपतवार के पौधों की अशुद्धियों से मुक्त है, ये भी देखना होता है। मान लीजिए प्लॉट के अंदर बहुत सारे खरपतवार हैं, उनसे फैल रहा है, बीमारियां फैल रही, तो ये भी देखना होता है कि खरपतवार समय से निकाले जा रहे हैं कि नहीं। जो इंस्पेक्शन किया जाता है उसमें 3 स्टेज जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। पहला जो है फ्लावरिंग के पहले, फूल आने के पहले, जब वानस्पतिक स्थिति होती है, जब पौधा बढ़ रहा है, उस समय हम देखते हैं कि किसी अन्य प्रकार का, अन्य प्रजाति का पौधा तो उसके अंदर नहीं है, उसी फसल के अंदर अन्य प्रजाति का पौधा अगर है तो उसको निकाल दिया जाता है, जिसको हम रोगिंग कहते हैं। और खरपतवार भी निकाले जाते हैं, जिससे बीमारियां या कीटा बढ़ने की संभावना रहती है। दूसरा जो इंस्पेक्शन होता है वो फूल आने के बाद होता है, फ्लावरिंग स्टेज में होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रजातियों में फूल में अंतर दिखता है। फूल का जो पंखुड़ी होती है, फूल का जो आकार होता है, फूल का जो साइज होता है, उसमें अंतर होता है। तो उस समय हम देखते हैं कि प्रजाति, अन्य प्रजाति उसमें उसी फसल की आ गई है कि नहीं। तीसरा होता है फ्लावरिंग होने के बाद, जब फ्रूट सेटिंग हो गया, जब फल धारण हो गया है, तो उसमें देखा जाता है कि फल से भी अंतर समझ में आता है। तो इस तरीके से पहला वानस्पतिक स्थिति, जब फूल नहीं आए हैं, दूसरा जब फूल आए हैं, और तीसरा जब फूल आने बंद हो गए और फल बनना शुरू हो गया और फल बन रहा है कटाई तोड़ाई के पहले। ये 3 स्थिति में हम वो
फील्ड इंस्पेक्शन करते हैं, सीड प्लॉट का अवलोकन करते हैं और देखते हैं कि उसमें कोई कमी अगर रह गई तो उस प्लॉट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, उस प्लॉट को बीज के लिए नहीं रखा जाता है, उस प्लॉट से बीज नहीं लिया जाता है। इसके बाद जब फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद भी उसका इंस्पेक्शन होता है, लेकिन वो फील्ड इंस्पेक्शन नहीं होता है। जो रोगिंग करते हैं उसमें बेढंग पौधे जो होते हैं, जो खरपतवार होते हैं या अलग प्रकार के पौधे होते हैं, उनको निकाला जाता है। इसके अलावा बीज जो है हार्वेस्ट करने के बाद, फसल की कटाई तुड़ाई के बाद उसकी गुणवत्ता का परीक्षण भी किया जाता है। उसमें जो जेनेटिक वेरिएशन है उसको देखा जाता है। इसके बाद अंकुरन कितना है वो देखा जाता है, और जेनेटिक प्योरिटी को चेक करने के लिए बीज को उगा के भी देखा जाता है, जिसको ग्रो आउट टेस्ट कहते हैं। जेनेटिक प्योरिटी के लिए ग्रो आउट टेस्ट, उसको बीज को उगा के फूल आने तक उसको देखा जाता है। ये सारी चीजें किसान नहीं करती है। बीज किसान उगा के जहाँ पे देता है, जिस कंपनी में देते हैं या जिस संस्था में देता है, वहां पे ये सब परीक्षण लिया जाता है। लेकिन इसकी धारणा जो है किसानों को भी होनी चाहिए। और फिर बाद में अंतिम में कितना बीज मिल रहा है, जो सीड लॉट हमने बनाया है, जो किसान ने जो बीज बनाया है, अगर 100 केजी बीज बनाया तो उसमें फाइनली कितना जो है शुद्ध बीज मिल रहा है। 90 केजी मिल रहा है, 90 केजी मिल रहा है, या 50 केजी मिल रहा है, या 98 केजी मिल रहा है, या 100 का 100 पूरा बिल्कुल शुद्ध है। ये सारी चीजें बाद में देखी जाती हैं। बीज प्लॉट के चयन का मानदंड क्या होता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी जगह पे बीज का प्लॉट बनाना ठीक नहीं होता है। बीज परियोजना की सफलता या विफलता के लिए स्थान, कृषक और भूखंड के चयन के लिए बुनियादी मानदंड बहुत महत्वपूर्ण है। बीज उत्पादन कार्यक्रम की योजना बनाते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाता है, जिसमें सबसे पहले होता है उपयुक्त स्थान का चयन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना उन किसानों के लिए बहुत जरूरी है जो किसान बीज बनाने की में इच्छुक हैं। सुदूर गांव जहां से बाजार तक पहुंचना कठिन समस्या हो, मतलब रिमोट एरिया में जहां पे अगर आप फसल उगा रहे हैं लेकिन आपके लिए मार्केटेबिलिटी प्रॉब्लम है, उन किसानों के लिए बीज प्लॉट करना ज्यादा आसान है। क्योंकि अगर आप फसल उगा रहे हैं और उसको बाजार में रोज लेके जाना है और वो एक समस्या है, तो उस समस्या का समाधान ये है कि आप वो फसल तो उगा सकते हैं और उसका बीज बना लीजिए, और उसमें जो है आपको ज्यादा फायदा होगा। इसी प्रकार चयनित बीज के लिए फसल की कम से कम खेती की जानी चाहिए। मतलब उस गांव में या उस इलाके में या उस क्षेत्र में, उस पॉकेट में अगर हम बात करें, जो फसल उगाई जाती है बीज की फसल से अलग हो। मतलब जो बीज की फसल हम लेना चाह रहे हैं वो अगर वहां पे सभी लोग उगा रहे हैं तो आइसोलेशन का प्रॉब्लम रहेगा, पार्थक्य का प्रॉब्लम रहेगा, उस दूरी का प्रॉब्लम रहेगा, आइसोलेशन डिस्टेंस का। इसलिए आप ऐसा फसल उगाइए उस जगह पर जो वहां पे साधारणतः नहीं उगाया जाता है, ऐसी फसल चयन करना चाहिए। इसी प्रकार प्रस्तावित मौसम के दौरान उपयुक्त कृषि जलवायु की स्थिति, कहने का मतलब यहाँ पे ये कि उस जगह का एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन और सीजन, ऑफ सीजन में आप बीज का फसल मत बनाइए, बीज की फसल मत उगाइए। उस फसल के लिए उस जगह पे जो साधारण मौसम है उस मौसम में उस जलवायु को देखें। जैसे मैंने कल बताया था कि ऐसा वहाँ का जलवायु होना चाहिए कि जिस समय फसल पक रहा है, पकना शुरू हो रहा है, उससे लेके आगे तक जो है शुष्क वातावरण रहना चाहिए। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद दूसरा मानदंड जो होता है वो है कृषक का, कैसा कृषक चयन करना चाहिए, या कौन से किस प्रकार के कृषक हों जो बीज के काम में आना चाहिए, आगे आना चाहिए। इसमें अच्छा बुनियादी ढांचा एवं संसाधन जिनके पास है, जिनके जो कृषक जो हैं वो जिनके पास संसाधन है और बाकी खेती के औजार, सिंचाई के साधन, मजदूर वगैरह है, समस्या नहीं है, आर्थिक रूप से संपन्न और समृद्ध भी हैं। क्योंकि बीज के प्लॉट में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो समय के अनुसार करने होते हैं, उसमें आप 1-2 दिन की देरी कर देते हैं, आपके पास औजार नहीं है,
किसी कहीं से लाना है, या सिंचाई के साधन नहीं है, या सिंचाई में समस्या हो रही है, या मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तो बीज के प्लॉट में वो अगर समय से नहीं होता तो उसका असर पड़ता है, उत्पादन और गुणवत्ता पर पड़ता है। इसलिए ये देखा जाता है कि संसाधन और वो होने चाहिए, और संपन्न भी होना चाहिए, क्योंकि मजदूर लाना है तो उसके लिए पैसे भी की जरूरत होती है, या कोई औजार से सिंचाई है इसमें, तो जहाँ पे तो उनको मतलब फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए। अच्छी खेती के तौर तरीके, मतलब वो किसान अच्छा होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो किसान जो है उसका खेती करने का तरीका अच्छा हो, प्रगतिशील विचारधारा हो, प्रोग्रेसिव माइंडसेट हो, और वो किसान का ध्यान जो है खेती के ऊपर केंद्रित हो। ऐसा नहीं कि कोई नौकरी कर रहे हैं या कोई बिजनेस है या कुछ है और साथ में खेत भी है, चलो बीज का प्लॉट कर लेते हैं, ये भी फसल लेते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बीज के प्लॉट में हर दिन उसमें कुछ ना कुछ काम रहता है, ध्यान देने की जरूरत रहती है, और उसका फोकस उसकी तरफ होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने फसल उगा लिया बाजार में बेच देना है, क्योंकि बीज की गुणवत्ता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। खेती को व्यावसायिक उद्यम मानने वाला किसान होना चाहिए। यहाँ ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये देखना है कि आप उस फसल से जो आपको आय मिल रहा है, वो आय को समझने के लिए आपका व्यावसायिक माइंड सेट होना चाहिए। आप खेती को ही एक इंडस्ट्री के तरीके से, एक बिजनेस के तरीके से समझे। ऐसा नहीं कि ठीक है किसान है, खेती किया, फसल उगाया, बाजार में बेच दिया, जो पैसा मिला मिला, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बीज की फसल में आपको पहले से मालूम रहता है कि करीब कितना उत्पादन होगा, किस दाम में बिकेगा। आपको देखना है कि अधिक से अधिक उत्पादन हो और अधिक से अधिक गुणवत्ता वाला बीज तैयार हो। तीसरा मानदंड जो है वो है बीज उत्पादन भूखंड का चयन। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी जगह पे या कोई भी प्लॉट ये उपयोगी नहीं होता है। उसके लिए कुछ आधार होते हैं, जिसमें पहला है कि भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों पर आधारित मिट्टी का परीक्षण विवरण, मतलब सॉइल टेस्ट रिपोर्ट, जिसमें केवल केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं हो, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि मिट्टी की संरचना और रचना कैसी है, मिट्टी किस प्रकार का है। अगर उसमें ज्यादा वो है क्ले है, ज्यादा चिकनी मिट्टी है या ज्यादा बलुई है, तो फसल के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। उसका पीएच अलग हो सकता है। जो फसल आप उगा रहे हैं वो उसके लिए सुटेबल पीएच क्या है, उसके लिए सुटेबल ईसी क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, ये सारी चीजें देखना जरूरी होता है। तो भौतिक, रासायनिक और जैविक, उस मिट्टी में जैविक सूक्ष्म जीवाणु कैसे हैं, कितने हैं, कौन से हैं, बीमारी है या नहीं, बीमारी के जीवाणु ज्यादा हैं कि नहीं, ये सारी चीजें देखना होता है। और ये टेस्ट रिपोर्ट जो है बहुत पुराना नहीं हो कि 1 साल 2 साल 3 साल पुराना। जब आप बीज के लिए अगर प्लॉट सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी टेस्टिंग करवा लें, और टेस्टिंग करवा के उसके हिसाब से ही आप प्लानिंग करें कि कौन सी फसल ले सकते हैं या कौन सा लेना चाहिए। पिछले 3 वर्षों का फसल का इतिहास, जैसे मैंने पहले भी बताया, उस प्लॉट में पिछले 3 वर्षों से उसी सीजन में क्या क्या फसल उगाया गया है, और उसका कारण ये होता है कि उसमें क्या बीमारी या कीट थे या होते हैं, क्या क्या समस्याएं थी, जो फसल आप उगा रहे हैं उनमें किस तरह की समस्याएं आ सकती है और उसका निवारण कैसे हो सकता है। इसके लिए ये इतिहास को देखा जाता है और उसके हिसाब से उसकी प्लानिंग की जाती है। चयनित फसल के लिए बीज प्लॉट के चारों तरफ सभी पड़ोसी भूखंडों में निर्धारित पार्थक्य दूरी में उगाए जाने वाले फसलों का विवरण। इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं कि हमारे पास ये प्लॉट है जिसमें हमको बीज उगाना है, हमको उसी प्लॉट से मतलब है, ऐसा नहीं। आपका पड़ोसी जो प्लॉट है, उस प्लॉट के साथ में जो आसपास के जो प्लॉट हैं वो आपके स्वयं के हों या किसी दूसरे किसान के हों, आपके पड़ोसी किसान के हों, उसमें क्या फसल उगाया जा रहा है या वो क्या प्लानिंग कर रहा है, उनके साथ बैठ के इसकी चर्चा करें और उनके साथ ये एक निर्धारित करें कि भाई हम ये फसल उगाना चाह रहे हैं, इसके लिए इतनी पार्थक्य दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस होना चाहिए, तो आप इतने दूरी तक के प्लॉट में दूसरी फसल उगाए। मतलब ये जो पॉइंट है वो इसलिए कि आपकी आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन रहे।
ऐसा नहीं हो कि आपने बीज लगा दिया किसी फसल का और आपके पड़ोसी किसान जो है उन्होंने 10 दिन 15 दिन के बाद वही फसल के दूसरी प्रजाति लगा दी, तो आपका ये बीज का प्लॉट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या आपको वो बीज के लिए छोड़ना पड़ेगा। बीज उत्पादन के वैदिक सिद्धांत के ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे। इसमें बहुत संक्षेप में मैं इसको बताऊंगा। कोई भी पौधा जो होता है उसके विभिन्न भाग जो होते हैं उनमें विभिन्न ग्रहों का प्रभाव होता है। ग्रहों के प्रभाव से ही वो पौधे का विकास होता है, पौधे के उस भाग का विकास होता है। जिसमें हम बीज की बात करें तो हम बीज से शुरुआत करें तो बीज के ऊपर शनि ग्रह का प्रभाव होता है। शनि ग्रह से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसका जो केंद्र है वो बीज पे होता है, बीज के ऊपर पड़ता है। फल के ऊपर बृहस्पति ग्रह का प्रभाव होता है। इसी प्रकार पुंकेसर और परागकण, जो इसको अगर हम इस तरीके से समझे, जो मादा और नर भाग जो होते हैं पुष्प के, उनके ऊपर मंगल ग्रह का प्रभाव होता है। जो पत्तियां होती है, जो पर्ण होते हैं, उस पे बुध और शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है। उसमें एक दलीय पौधे जो होते हैं उनका जो पर्ण विन्यास होता है, उनकी जो पत्तों की जो संरचना होती है उस पे बुध ग्रह का प्रभाव होता है। और जो द्विदलीय पौधे होते हैं उनमें जो पर्ण विन्यास या पत्तों की जो संरचना होती है, पत्तों का जो अरेंजमेंट होता है कह सकते हैं, उसमें शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है। और तना या कंड जो होता है, मूल कंड जो या तना जो होता है, वो किसी भी तरीके का पौधा हो, उसमें सूर्य का प्रभाव होता है उस पर, और जड़ों पे चंद्र का प्रभाव होता है। इसको और विस्तार में हम यहाँ पे नहीं बात करेंगे। मैं जब ये प्रेजेंटेशन जब मैं आप ग्रुप में डालूंगा तो साथ में मैं एक यूट्यूब का लिंक दूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें इसके ऊपर बहुत विस्तार में हमने बताया हुआ है जो वैदिक सिद्धांत कैसे काम करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा। पौधों के विभिन्न अंगों पर विभिन्न राशियों का प्रभाव होता है। जैसे फल और बीज जो है उसके ऊपर अग्नि राशि जो होते हैं, जैसे मेष, सिंह और धनु राशि जो है ये अग्नि राशि होते हैं, उनका प्रभाव होता है। और ग्रहों की अगर बात करें फल बीज पर, तो इसके डेवलपमेंट में तो वो शनि ग्रह, सूर्य ग्रह और यम जो है उनका होता है। शनि का तो मैंने पहले बताया, इसके साथ में सूर्य और यम या प्लूटो कह सकते हैं, उनका होता है। और जो सूक्ष्म जलवायु है वो उष्ण जलवायु होता है। इसी प्रकार जो जड़ होते हैं उसमें जो भूमि राशि होती है उनका प्रभाव होता है, जैसे वृषभ, कन्या और मकर राशि है। और ग्रह जो है वो बुध होता है, सूक्ष्म जलवायु शीतल होता है। इसी प्रकार जो फूल होते हैं उस पे वायु राशि यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि का प्रभाव होता है। ग्रह की बात करें तो बृहस्पति, शुक्र और अरुण या यूरेनस। सूक्ष्म जलवायु वायुमय होता है। और पत्तों की बात करें पर्ण, तो उसमें जल राशि या नीर राशि जो होते हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, इनका प्रभाव होता है। और ग्रह में चंद्र, मंगल और वरुण या नेपच्यून। और सूक्ष्म जलवायु आर्द्र। ये मैं जस्ट यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बता रहा हूँ, इसको विस्तार में आप YouTube चैनल में देख के समझ सकते हैं, उसमें पूरा विस्तार में दिया हुआ है। इसी प्रकार जो राशि तत्व, जैसे ये 4 तत्व होते हैं, अग्नि, भूमि, वायु और नीर तत्व होते हैं, और 12 राशियां होती हैं। इसके साथ 27 नक्षत्र का जो संबंध होता है, यहाँ पे मैं विस्तार में इसको नहीं बताता, इसको आप स्लाइड में देख लीजिएगा और वो YouTube चैनल में आप उसको विस्तार में समझिएगा। हर एक राशि के साथ और तत्वों के साथ, हर एक राशि का संबंध किसी एक तत्व के साथ होता है। और उन राशि और तत्वों का संबंध 3 राशियों के साथ होता है। ये 3 राशि किस तरीके से निर्धारित होते, किस तरीके से विभाजित होते, वो सारा विस्तार में YouTube चैनल में है। इसके साथ आज का जो है हम ये समाप्त करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि जो बीज बनाने के लिए जो वैदिक सिद्धांत हैं उसमें जो आकाशीय ऊर्जा है उसका बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हम जमीन में, मिट्टी में जो देते हैं, पोषण देते हैं, जो खाद देते हैं, जो पौधा
जड़ों के द्वारा लेता है, वो पोषण जो है वो बिल्डिंग मटेरियल है। जैसे कोई हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें सीमेंट लगता है, ईंट लगता है, लोहे की छड़ लगती है और सारी चीजें, बाकी सब चीजें होती है। जब बन जाता है तो प्लास्टर चढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिकल सब वायरिंग करते हैं। ये सारी चीजें जो है बिल्डिंग मटेरियल हैं। लेकिन उसमें उस चीज को खड़ा करने के लिए जो मजदूर होते हैं, वो उस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है, वो मजदूरों के द्वारा वो ऊर्जा प्रदान की जाती है और उस मजदूरों की ऊर्जा से वो बिल्डिंग तैयार होता है। तो इसी प्रकार पौधा जो होता है, कोई भी पौधा जो होता है, जो मिट्टी से वो ले रहा है, वो पोषण ले रहा है, जो उसके बिल्डिंग को, उसके जो कोशिकाएं हैं उसको बनाने के लिए जो तत्व चाहिए वो। लेकिन जो ऊर्जा है उसको बनाने के लिए वो सूर्य की प्रकाश से जो ऊर्जा मिलती है, और सूर्य के प्रकाश से बाकी जो लौकिक ऊर्जा होती है वो सारा सूर्य के प्रकाश के द्वारा पौधे के पत्ते में प्राप्त होता है। जैसे और उससे जो है सूर्य की ऊर्जा और वो जो जड़ों से जो पोषण लिया जाता है, उन दोनों के साथ मिलके ये चीज होता है, पौधा बढ़ता है। और तो ये जो है ऊर्जा है वो लौकिक ऊर्जा है, और वैदिक के सिद्धांत में इस लौकिक ऊर्जा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। बिना उस ऊर्जा के जीवन नहीं संभव है। जो लाइफ एनर्जी है, लाइफ फोर्स जो है, वो आकाशीय ऊर्जा या लौकिक ऊर्जा से ही हमको मिलता है। कोई भी जीव को वहां से ही मिलता है। धन्यवाद। जी, बहुत ही सुंदर। एक पड़ाव से दूसरी पड़ाव की तरफ जब हम जा रहे हैं, तो अभी तो हमें ये लगता था कि हम जो खाद पानी है, अलग अलग तरह की किस्में और हैं, लेकिन आपने एक ऐसे पहलू को छेड़ दिया है जिसकी जिज्ञासा आदरणीय सभी सदस्यों के पास होगी और आप तक पहुंचेगी कि ये ग्रह, नक्षत्र और जो राशियां हैं किस तरह से हमारी खेती को आगे बढ़ा सकती हैं। यानी जो पूरी वैदिक पद्धति है, आने वाले आज से लेकर के और 2 दिन और शेष होते हैं, तो हम इस पे चर्चा करेंगे। मैं सीधे जाता हूँ आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब जी के पास, कि आप आगे के लिए संचालित कीजिएगा। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। आपने जो बीज और जैसा कि हमारे दिनेश जी ने बताया कि आप नक्षत्र और ग्रह और सारी चीज़ों पर आपने जो प्रकाश डाला, बहुत किसान के हित के लिए, एक एक बिंदु के लिए हमें किसान को क्या ज़रूरी है। अभी किसान सिर्फ जो है खेत को उठाया और बीज डाल दिया, फसल हो गई, उन्होंने कहा फसल नहीं हो रही है, फिर लगातार डीएपी यूरिया और जहर डाल दिया। इस प्रकार से किसान विचलित था। बीज का कहाँ होगा, बीज कैसे होगा, उसका कैसे संधारण होता है, ये विशेष आपने जो हम सब किसान भाइयों के, कोई बीज ही सब कुछ है, वो उस पर आपने प्रकाश डाला। मैं सीधे आमंत्रित करता हूँ हरिद्वार से हमारे आदरणीय पवन कुमार जी इस वेबिनार में, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रतिदिन मिलता है, और सुबह से लेकर के शाम तक लगातार वो परिश्रम में लगे हुए हैं कि देश हमारा किसान भाई कैसे समृद्ध हो, उनकी आय कैसे बढ़े। इस प्रयास में लगातार सरकार के साथ और समाज के साथ समन्वय कैसे हो, इस दिशा में लगातार पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, पतंजलि कृषि अनुसंधान परिसर हरिद्वार, लगातार पूरा परिवार इस ओर लगा हुआ है और परिणाम भी देख रहे हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय पवन कुमार जी को वो आएँ और हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी नमस्कार। आज पुनः आज हमारे मुख्य अतिथि, आज आपका दूसरा दिन जो कि बहुत ही मनोरंजक रहा, बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा, और जिस तरह से आप ये बीज के बारे में जो आप चीज़ें बताते हैं, अगर कोई उद्यमी इस चीज़ को आगे लेके चलने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से उसको आपकी मेंटरिंग की और उसके मार्गदर्शन की और ज़रूरत पड़ेगी जब भी इस तरह का कोई संभावनाएं बनती हैं। तो ये बीज वाला जो कार्यक्रम है, इसको मैं अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर विनोद भट्ट के साथ भी बातचीत कर रहा था कि क्यों नहीं इसको जो ट्रेडिशनल सीड सेवर्स जो है, हमारे साथ कई सारे ऐसे किसान जुड़े हुए हैं जो कि अपने परंपरागत बीज को बचाते हुए उसका विस्तारीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग इस फोरम पर भी कई बार
ऐसे हमारे साथी आए हैं, जो कि किसान आए हैं, कृषक आए हैं, जिन्होंने अपने परंपरागत बीज को बचाने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं। तो उनके द्वारा किए गए कार्यों को तकनीकी रूप से और इसी प्रकार से जो आपने जो चीजें बताई हैं उनका आपस में किस प्रकार से समावेश हो सकता है, इस पर विषय पर भी शायद हमें बात करने की जरूरत है कि वह वर्तमान में किस प्रकार से काम कर रहे हैं। क्या उनके लिए कोई एक चेकलिस्ट हम बना सकते हैं जिसके आधार पर वो अपने कार्यों का स्वयं मूल्यांकन कर सके कि अभी तक के उन्होंने जो कार्य किया है वो कितना सही है। अगर उसमें से उसको हम मार्किंग में भी कन्वर्ट कर देते हैं तो ये स्वयं मूल्यांकन करके, सेल्फ इवेल्युएशन करके अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस तो जो भी मिलती हैं अगर, तो उसके बारे में वह अपने आप में अपना आत्म चिंतन करके अपने बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ऐसा मेरा अनुरोध है कि अगर ऐसी कोई हम कार्य करें जिससे कि जो भी हमारे किसान विशेष रूप से परंपरागत बीज को बचाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और काफी मेहनत का भी काम है, क्योंकि उसके द्वारा उत्पादित जो फसलें हैं और उसके द्वारा जो बीज संग्रहण हो रहा है उसकी गुणवत्ता भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे, जो वो कार्य कर रहे हैं उनकी गुणवत्ता भी कायम रहे, ऐसा मेरा मानना है। तो इस दिशा में भी अगर हम कुछ काम करते हैं और आप इसमें कुछ योगदान कर सकते हैं तो हम बहुत आभारी रहेंगे, क्योंकि इस तरह से काम करके हम न केवल इन कृषकों की, जो कि विभिन्न तरह के बीज अपनी अपनी जलवायु में या आधारित बीजों का संरक्षण कर रहे हैं, बल्कि उसकी जो क्वालिटी है और उनकी जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें सुधार लाने में भी सहयोग हो सकता है। तो ऐसा करते हुए हम शायद करेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि आप डॉक्टर भट्ट और डॉक्टर भट्ट के साथ मिलकर के ये जो परंपरागत बीज उत्पादक हैं हमारे, उनके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाने की हम बातचीत कर रहे थे कि हम अपने परंपरागत बीजों का किस प्रकार से संरक्षण संवर्धन करते हुए इसको आगे एक इस तरह से ले चले जिससे कि हम इसको एक मान्यता भी मिल सके, कि इस तरह के जो कार्य है इसको एक मान्यता मिल सके, जिसका कि जैसे अभी हमने फार्म लैब के लिए अभी हमारी टीम ने काफी परिश्रम किया है और वो लगभग तैयार हो गया है। तो फार्म लैब बायो इनपुट बनाने के लिए अपने खेत में ही कृषक अपने लिए भी और अपने आसपास के कुछ किसानों के लिए बायो इनपुट्स का निर्माण अपने खेत में ही कर सकता है, अपने घर में ही कर सकता है, उसको बाहर से निर्भरता कम हो जाएगी, ऐसा हमारा मानना था। तो उसकी काफी कुछ तैयारी हो गई है टीम के द्वारा। तो ऐसा ही बीज संरक्षण के ऊपर भी और बीज उत्पादन के लिए भी अगर कुछ ऐसे प्रयास किए जाएंगे तो शायद कुछ अच्छा रहेगा, कुछ अच्छी हमारा योगदान रह पाएगा। इस योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से भी कुछ हम योगदान कर सकते हैं। और तो इतना ही इस वार्तालाप को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर भट्ट का और आपका बहुत बहुत हम अनुरोध करेंगे कि आप आपस में समन्वय करके इस चीज को आगे ले चलें, और इसको फिर हम आगे भी आने वाले दिनों में इसके ऊपर और चर्चा करते हुए इसको आगे ले जाने का प्रयास करें। तो मेरा यह सुझाव है। और साथ ही आज की हमारी योग शिक्षिका जी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कराया योग, और बहुत ही आराम से बहुत ही प्रेम पूर्वक उनके द्वारा सत्र लिया गया, तो उनका भी अभिनंदन है। तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। इसमें और एक महत्वपूर्ण बात ये है, खेती में केवल बीज की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी किसान किसी भी फसल की खेती करे, वैदिक सिद्धांतों में के आधार पर पंचांग का उपयोग बहुत जरूरी है। इसके ऊपर हम यहाँ पे विस्तार में बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, ये जब प्रेजेंटेशन में आज अपलोड करूंगा तो साथ में यूट्यूब का भी चैनल का जो है वो मैं लिंक दे दूंगा। और मैं ये अनुरोध करता हूँ जो कृषक भाई देख रहे हैं और जो नहीं देख पा रहे हैं, आज नहीं है हमारे साथ उपस्थित, उनको भी ये मैसेज पहुंच जाए कि आप यूट्यूब चैनल में जाके जो अलग अलग विषयों पर जो है चर्चा जो है उसको देखें। उसमें खाद के बारे में भी है, मिट्टी के बारे में भी अलग अलग है। और वैदिक कृषि के अंदर ये पंचांग और जो हमने बताया अभी
संक्षेप में, उसके ऊपर विस्तार में, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जो हमारा भारतीय सिस्टम जो था, मैंने ये देखा है कि हमारे जो बुजुर्ग किसान हैं जिनकी उम्र अभी 80 के आसपास है, उससे ऊपर है, उनके साथ जब हम बात करते हैं इस विषय पर, तो वो सामने से हमारे साथ इसके बारे में बात करते हैं। उनको पता है नक्षत्र राशियों का प्रभाव हमारे फसलों पर किस तरीके से पड़ता है, कब कौन सा कार्य करना चाहिए पंचांग के हिसाब से। तो ये जो बीज का जो हमारा एक पीढ़ी है, पिछले 50 साल में जो हमने इस चीज को छोड़ दिया है या भूल गए हैं, हम ये नहीं कहेंगे, हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाके साइंटिफिक उसके तरफ जाने के वजह से हमने इसको छोड़ दिया। जबकि हम इसको छोड़े या पकड़ के रखें वो महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो प्रकृति का है और प्रकृति के अंदर ये सदैव हो रहा है। हम इसको समझ के उसके अनुसार अगर काम करें तो हमारा जो कार्य है वो ज्यादा अच्छी तरीके से होगा। अगर हम उसको नहीं समझे, उसको नहीं देखें, तो उससे जो नुकसान हो रहा है उसका हमें पता नहीं चलेगा और हम उसका समाधान, उस नुकसान का समाधान कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसमें हमारा नुकसान और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जरूरी है कि हम इस चीज को पुनः, जो सभी कृषक बंधु हैं, इस चीज को समझ के और प्रकृति के नियम के अनुसार हम कार्य करना शुरू करें। वैदिक सिद्धांतों के आधार पर हम कृषि कार्य करना प्रारंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। हमारे सदन में हमारे किसान भाई और वैज्ञानिक उपस्थित हैं, तो मैं चाहूँगा किसानों भाइयों से कि वो अपना सवाल कर सकते हैं आदरणीय डॉक्टर साहब से बीज के संबंध में। किसी का कोई सवाल हो। जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी नर्मदापुरम से हैं और मैं आमंत्रित करता हूँ रामकृष्ण रघुवंशी जी को कि वो अपना सवाल कर सकते हैं। जी गुरुदेव प्रणाम, डॉक्टर साहब को प्रणाम। जैसे कि मेरा बैकग्राउंड भी किसान परिवार से ही है। मेरे दादाजी भी खेती करते थे, मेरे पापा भी खेती करते थे और मैं भी अभी खेती ही कर रहा हूँ। तो वो पहले ये कहते थे कि शुक्रवार की वो जो बोनी होती है, जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं और शुक्रवार की जो बोनी होती है वो विगत जितने समय से हमारे यहाँ खेती जब से हम लोग कर रहे हैं, तो वो शुक्रवार की बोनी बहुत अच्छे से जमती थी। फिर धीरे धीरे मैं बायोडायनेमिक फार्मिंग की तरफ गया, तो उसमें वो जो कैलेंडर उन्होंने मुझे दिया है उसमें कुछ तिथियां हैं जो बैंड है कि इन तिथियों को आपको बेल वर्गीय फसलों को या कंद वर्गीय मूल वर्गीय फसलों को नहीं बोना है और इस तिथि में बोना है। तो मैं जैसे मेरा एक प्रश्न है कि जैसे आप शादियों का मुहूर्त होता है कि वो अक्षय तृतीया का एक मुहूर्त माना जाता है कि वो इस तिथि के दिन कोई आपको नक्षत्र देखने की जरूरत नहीं है, कोई तिथि देखने, कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, आप उस दिन शादी कर दीजिए, वो शुभ होगी। ऐसा ही इसमें कोई एक तिथि है क्या, या कोई ऐसी एक डेट है जिस दिन हम सोइंग करें और बुआई करें तो वो 100% उसका अंकुरण हो और अच्छे से वो आगे भी ग्रोइंग करे? धन्यवाद रामकृष्ण जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और मैं ये कहूँ कि मेरे दिल का सवाल आपने पूछा, क्योंकि मैं बायोडायनेमिक के खेती को ही प्रमोट करता हूँ। मैं बायोडायनेमिक में ट्रेनिंग भी देता हूँ और बायोडायनेमिक के हिसाब से ही मैं सारी चीजें बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे हर कार्य में छुट्टी का दिन होता है और महीने में 5 दिन छुट्टी होती है। जब आप किसी जगह काम करते हैं या मार्केट में भी एक दिन मार्केट बंद रहता है या ऑफिस में संडे को बंद रहता है, वैसे कृषि में किसान के लिए भी महीने में 5 दिन निर्धारित है और वो 5 दिन की छुट्टी होती है। जी। पहला दिन होता है अमावस्या। जी। अमावस्या के दिन आपको खेत में मिट्टी से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना है। अमावस्या के दिन आपको बाहर के जो भी कार्य हैं खेत के अलावा, वो आप अमावस्या के दिन करें। इसके अलावा 4 दिन और होते हैं। अगेन मैं उसको विस्तार में यहाँ पे नहीं बताता हूँ। मैंने जैसे बताया यूट्यूब चैनल, उसमें ये पूरा विस्तार में हमने चर्चा किया है। और जो बेल वर्गीय का आपने बताया कब बोना चाहिए कब नहीं बोना चाहिए, उसके बारे में भी है। अमावस्या और पूर्णिमा का बहुत महत्व है। अमावस्या के बाद का पहला जो सप्ताह होता है, बात शुक्रवार की नहीं है, बात राशि और नक्षत्र की है। ठीक है,
और उसमें पहला सप्ताह जो है अमावस्या के बाद, उसको महीने का पहला सप्ताह माना जाता है। अमावस्या के बाद जो दूसरा सप्ताह होता है, मतलब पूर्णिमा के पहले का जो सप्ताह होता है उसको दूसरा सप्ताह माना जाता है। पूर्णिमा के बाद जो 7 दिन होते हैं उसको तीसरा सप्ताह, और इसके बाद अमावस्या के ठीक पहले का जो 7 दिन होता है वो चौथा सप्ताह होता है। चौथे सप्ताह में क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए, दूसरे सप्ताह में क्या क्या, कौन कौन सी फसल की बिजाई करनी चाहिए, बुआई करनी चाहिए, ये सारी चीजें बहुत विस्तार में मैंने YouTube चैनल में वीडियो में डाला हुआ है। तो हम यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन आपको सारे जो आपके प्रश्न है उसके उत्तर उसमें मिल जाएंगे, और उसके बाद भी जो प्रश्न रहेंगे आप हमारे साथ सीधे जुड़ के कभी भी चर्चा करिए, मुझे बहुत खुशी होगी। जी जी। एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था रामकृष्ण जी, आप कहाँ से हैं? मैं नर्मदापुरम से हूँ, मध्य प्रदेश में। जो अच्छा। पहले ये जिले का नाम होशंगाबाद था, अभी बदल के नर्मदापुरम हो गया है। ठीक है। मैं वहीं से मास्टर ट्रेनर हूँ, यहाँ पतंजलि PVRI से। और अभी वर्तमान में यहाँ पे हम लोगों ने 250 एकड़ के आसपास का रकबा है, जिसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए प्रस्तुत किया है। और मैं विगत 14 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ। और खास करके मेरी एक्सपर्टीज जो है वो मोरिंगा में है, जो ड्रम स्टिक होता है। आप ये पीछे मेरे पौधे देख रहे होंगे, मैं घर पे ही अपने प्लांट बनाता हूँ, जैसे आपने बताया वैदिक विधि से नर्सरी घर तैयार करता हूँ। और इसमें 8 वैरायटी पे काम कर रहा हूँ, और एक वैरायटी मैंने इसमें से खुद बनाई है। बहुत बढ़िया रामकृष्ण जी, आप मेरे साथ सीधे जुड़िए, क्योंकि मेरा तो काम बीज का ही है, और हम आपसे इस बारे में चर्चा भी करेंगे, और हमारा आपका संबंध जुड़ना बहुत जरूरी है। जी जी हाँ, अभी मेरे पास वर्तमान में 9 वैरायटी हैं, मोरिंगा की, मुनगा की, सहजन की, ड्रमस्टिक की, जिसमें से 7 जो पहले से चल रही थी और 8वीं मैंने बनाई है, जिसको अभी मैं प्रमोट करके धीरे धीरे उसको बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा के फिर अभी किसानों तक पहुंचाऊंगा। नहीं, बिल्कुल विस्तार में चर्चा करेंगे सीधे जुड़कर, कि मोरिंगा का बहुत अलग अलग उपयोग निकल के आ रहा है। जी जी। और उसमें बहुत संभावनाएं हैं किसानों के लिए, तो इस पे हम आपसे सीधे चर्चा करेंगे। और उसमें हम लोगों ने एक और नया कार्य किया है कि उसके जो 5 अंग हैं, वो 5 अंगों के अलग अलग उत्पाद है। जड़ का हमने अचार बनाया है, जो मोरिंगा की रूट होती है, और उसका गोंद का भी उपयोग करते हैं, प्लस पत्तियों का, प्लस फ्लावर का, और प्लस फलियों का। ऐसे 5 अंग उसके जो प्रयोग है, उनके अलग अलग उत्पाद बना के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, जैसे नीम है वैसे मोरिंगा है, दोनों में औषधि गुण हर भाग में है। जी जी। और ये इसलिए ये इन सब पौधों को जो है सुपर प्लांट कहा जाता है। हाँ जी सर, मैं अभी चरक संहिता का विगत 4-5 साल से अध्ययन कर रहा हूँ। तो उसमें जो मुझे क्लूज मिले हैं, और उसके साथ साथ में कुछ चीजों का आप जैसे लोगों का आशीर्वाद रहा, तो हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा, तो धीरे धीरे मैं इसी की तरफ मोरिंगा में ही जा रहा हूँ सर। यहाँ पे मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ सभी कृषक बंधुओं को, कि जो मोरिंगा है, जो ड्रमस्टिक है या शेवगा है, या इनका पौधा जो है हर खेत के मेड़ पे होना चाहिए। अगर मेड़ पे लगाते, इसकी जो पत्तियां गिरती हैं सीधे मिट्टी में गिरती हैं, और वो उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाती हैं। इसके अलावा मोरिंगा से मधु, हनी का भी उत्पादन हो सकता है। अगर आपने हनी का बॉक्स या हनी बी का बॉक्स रखा हुआ है, क्योंकि जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो इससे हनी का प्रोडक्शन होता है, और मोरिंगा हनी का अलग कैटेगरी होता है, उसका अलग मार्केट है। इसके अलावा जो फल है, बीज है, बीज से तेल निकाला जाता है। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे नए नए उपयोग आ रहे हैं। और जो आपका मेड़ है उसके ऊपर अगर आप ये लगाते तो मेड़ को मजबूती मिलती है, हल्की छाया होती है, पूरे प्लॉट को छाया नहीं देता ये। तो ये एक जरूरी है कि हर किसान के खेत में मेड़ों पर मोरिंगा, छोटा पौधा होता है, पेड़ होता है, बड़ा पेड़ नहीं होता है, तो इसको लगाना चाहिए। और इससे जो उत्पादन मिलता है वो एक एक्स्ट्रा इनकम के तौर पर, जो भी उत्पादन है इसका, वो एक एक्स्ट्रा इनकम के तौर पर किसान को मिल सकता है। खाली जगह मेड़ छोड़ा हुआ है तो वो नहीं मिल रहा है, और ये जल्दी बढ़ता भी है, तो ये लगाने से एक एक्स्ट्रा उत्पादन मिल सकता है। क्योंकि हमको ये देखना है कि किसान का आमदनी कैसे बढ़े, तो ये एक्स्ट्रा इनकम जो है, आमदनी बढ़ने का एक उपाय भी है। और डॉक्टर साहब, इसका एक और अद्भुत प्रयोग है, जो कल मेरा गजानन पवार जी से डिस्कशन हुआ था,
हमारे यहाँ पे एक सुरेश जी हैं जो बॉम्बे से आके अभी 10-12 साल पहले शिफ्ट हुए। उनके एक नौकर को पैर में हाथी पांव का समस्या हो गई थी, वो पानी भर जाता है उस बीमारी में, फाइलेरिया बहुत बोलते हैं उसको, हाँ बहुत मच्छर के काटने से मोटे हो होता है। जाते हैं। तो उस समय हमने उनको सरलता से, जो हमने चरक संहिता से पढ़ा था, जो समझा था, वो उनको प्रयोग बताया, तो उस बच्चे को अद्भुत लाभ हुआ। तो कल गजानन पवार जी जो अपने ग्रुप में जुड़ते हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई। उनके किसी रिश्तेदार को ये बीमारी है, तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि जो प्रयोग हमने पहले किया था, आप साधारण से मोरिंगा का प्रयोग कराएं, तो उसके अद्भुत रिजल्ट है हाथी पाए में। नहीं, बिल्कुल, ये फाइलेरिया है जो मच्छर के काटने से होता है। जैसे मलेरिया होता है वैसे ये फाइलेरिया होता है। ये जी बीमारी जो, इसका नाम जो है फाइलेरिया हाथी पांव जो है। और जी इसके लिए एलोपैथी में दवाई, मुझे नहीं पता कि कोई दवाई है, क्योंकि मैंने नहीं देखा है कि वो ट्रीटमेंट नहीं है। नहीं आयुर्वेद है में सर, जरूर है। एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, आयुर्वेद में है, सिद्धा में है। और ये जो आप बता रहे हैं वो सिद्धा का ही औषधि है। जी जी रमेश ओम चंद्र जी कुछ पूछना जी। चाह रहे हैं। सर एक प्रश्न है, जो हमारे होशंगाबाद में सबसे ज्यादा धान सर, पैदा होशंगाबाद की नहीं, जा रही है नर्मदापुरम। जी। तो धान के जो गट्टे बने हैं, उनके मेड़ पर मोरंगा हो सकता है या नहीं हो सकता? क्योंकि ये कहा जाता है कि मोरंगा को पानी की अधिक जरूरत नहीं है, हाँ, और बिल्कुल पूरे सही बोला क्षेत्र में आपने। गट्टे विगत बने हुए 14 वर्ष से मैं कार्य कर रहा हूँ इसमें। जो धान के बेड होते हैं अपने यहाँ 1 फीट हाइट होती है उनकी। जिनके बेड की हाइट 2 से 2.5 फीट हो, जिन किसानों की बड़ी मेड़ होती है, जिनकी हाइट 2 से 2.5 फीट हो, उस पे हमने सक्सेसफुली किया है। जहाँ 1 फीट हाइट है, वहां पौधा गल के इसमें जड़ गलन रोग लग जाता है वाटर लॉगिंग के कारण, तो ये खत्म हो जाता है। वहां नहीं होगा। जिनके बेड की हाइट 2.5 फीट से ऊपर हो, वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बताऊं कि जो मैंने जी मेड़ की बात की है, वो मेड़ जो चलने वाला मेड़ होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जिस मेड़ से आप खुद भी चलते हैं और आपका ये ट्रैक्टर भी जाता है या बैल हल लेके जाते हैं, जो खेतों के चारों तरफ जो मेड़ होता है, जो जैसे धान का है छोटा सा मेड़ होता है, जैसे 1 फीट का आपने, ऐसा नहीं, ऊंचाई भी होना चाहिए और चौड़ाई भी होना चाहिए। जिस मेड़ से आप बैलगाड़ी लेके जा सकते हैं या ट्रैक्टर लेके जा सकते हैं, उस तरह के जो मेड़ होते हैं, उसके ऊपर आप दोनों साइड से मोरिंगा लगा सकते हैं, क्योंकि छोटा पौधा होता है और वहां पे ये गलने वाली समस्या नहीं होगी, क्योंकि उसकी जड़ जो है वहां पे जो धान के प्लॉट में जो मिट्टी में नहीं जाएगी। तो ऊंचे और चौड़े जो मेड़ होते हैं, बड़े मेड़ जो होते हैं, उस पे ये लगाना चाहिए। इसमें मेहरा जी एक चीज को और ध्यान रखिएगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है अभी, तो अभी जो हमारे यहाँ तालाब बने हुए हैं, हमने तालाब पे भी इसका प्रयोग किया। इसका जो रूट जोन है, इसका जो रूट स्टॉक है, जो रूट जोन है, वो 2.25 फीट से ऊपर नीचे नहीं जाता। बस आप ये ध्यान रखें कि वो जो वाटर लॉगिंग एरिया है, इसकी रूट जोन से 2.25 फीट नीचे तक और साइड में पानी ना रहे, फिर ये सक्सेस हो जाता है। इसीलिए वो ऊंचा और चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसको जी 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 जड़ जो है उसी में फैलने के लिए ऊंचाई और चौड़ाई होनी चाहिए। तो 2-2.5-3 फीट ऊंचा मेड़ है और 3-4 फीट ऊंचा चौड़ा वो है, जिससे आप बैल भी लेके जाते हैं, हल भी लेके जाते हैं या बैलगाड़ी लेके जाते हैं, वैसे मेड़ पे आप इसको लगा सकते हैं। जी जी ओम डॉक्टर साहब जी, मेरा निवेदन था कि जैसे आपने शेड्यूल बताया है पंचांग का, वो हमारे क्षेत्र में सभी लोग और सभी किसान उसका पालन करते हैं। बहुत अच्छा। पूर्णिमा और अमावस्या का जो बताया आप लोगों ने, उसका मशीनरी यंत्र से लेकर के खेती से लेकर के कोई भी किसान उसका उपयोग नहीं करता है। परंतु निवेदन यह था मेरा कि जैसे खरीफ रबी की फसल में जो अपन फसल बोते हैं, उसमें अपन एक शेड्यूल बना सकते हैं ना, कि इस दिन अपन को ये फसल लगाना है, वो फसल लगाना है। पर प्राकृतिक खेती जो करते हैं, अभी बरसात का पानी होने वाला है, बरसात हो गई है हमारे यहाँ पे, और अब जब हम पंचांग के अनुसार अगर चलेंगे तो फिर लगातार बारिश हो जाती है, पीछे कोई किसान पीछे रह जाता है। तो हम खरीफ की सीजन में है ना वो पालन नहीं करते जो आपने पंचांग जो कैलेंडर बताया हम लोगों को। हम पंचांग कैलेंडर का पालन कब करते हैं? जब रबी सीजन में करते हैं उन सभी चीजों का उपयोग, कि किस दिन अपन को बीज लगाना है, किस दिन नहीं लगाना है। तो क्या हम अगर खरीफ की फसल में अगर कैलेंडर का इंतजार करेंगे तो बोने में पीछे रह जाएंगे, या बरसात लग जाएगी, या कुछ आगे पीछे हो सकता है, तो उसमें किसान को नुकसान हो सकता है। इसमें आप क्या राय दे सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए कैसा है कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम वैदिक के सिद्धांतों को से दूर हट गए हैं, उनको छोड़ दिया है, भूल गए हैं।
जो अपने वर्षा की बात की, बरसात के मौसम में आज इस समय वो वर्षा होगी, कितनी होगी, किस दिशा से होगी, कितने बजे से कितने बजे तक होगी, इसके बारे में जानकारी हमारे पूर्वज 100 साल, 200 साल, 400 साल, 1000 साल पहले के जो हमारे पूर्वज हैं, उनको 195 दिन या 6.5 महीने पहले से पूर्वानुमान हो जाता था, ग्रह और राशि और नक्षत्रों के ऊपर से, पंचांग के ऊपर से उसका पूर्वानुमान हो जाता था। और इस पूर्वानुमान को आप शुरू करें समझने को के लिए, अध्ययन करने के लिए, तो इसका पूर्वानुमान आप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, उसी वीडियो की बात करूंगा जो वैदिक कृषि के ऊपर एक वीडियो है, थोड़ा लंबा है, करीब 2.5 घंटे का वीडियो है। आप सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं, उसके बजाय ये वीडियो एक बार कई बार देखिए, और उसमें ये सारी चीजें दी हुई हैं, ये सारे ज्ञान अभी भी हैं, उपलब्ध हैं। हमको जरूरत है कि उसके अंदर जाने की और उस अध्ययन को करने की और उसको समझने की। मैं आपको बताऊं कि भारतीय ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है और नासा भी अब उसी के ऊपर जा रहा है। उन्हीं अध्ययन के आधार पर आपको जो मोबाइल में वो मिलता है, ये फोरकास्ट मिलता है, वेदर फोरकास्ट जो मिलता है, उसमें इसी तरीके के ज्ञान के ऊपर से उन्होंने किया हुआ है, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर उन्होंने करना शुरू किया है। तो ये शुरुआत है, बहुत छोटा वो है, लेकिन इसको किया जा सकता है। और जो बारिश, जो बरसात जो है, वो तो इसी मौसम में होता है, बरसात के मौसम में, मानसून के सीजन में, और वही खरीफ का सीजन है। और उसी में कब बरसात होगी, कब ज्यादा होगी, कब कम होगी, अगर किसान को ये बात पहले से समझ में आ जाए, पूर्वानुमान हो जाए, तो वो अपने पूरे कृषि कार्य को बहुत अच्छी तरह से नियोजित कर सकता है। तो आपका प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पे हमको सबको जो है इसमें आगे बढ़ना जरूरी है, और तभी जो है इसका फायदा हो सकता है और सब सही तरीके से नियोजित हो सकता है। आप इसमें YouTube चैनल में वीडियो को देखिए, और फिर उसमें हम इसमें जुड़ेंगे, अभी जुड़ गए हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे और इस चीज को आगे लेके चलेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब, भूपेंद्र शास्त्री प्रवासी कार्यकर्ता हूँ, किसानों के बीच कार्य करता हूँ। मेरा प्रवास सतत रहता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में भी आती हैं। आपके द्वारा वैदिक कृषि के बारे में जो जानकारी आज दी गई, बहुत श्रेष्ठ जानकारी है। मेरी माता जी हैं, वो लगभग 85 साल की एज है उनकी। कभी कभी वो पंचांग लेके बैठ जाती हैं और बताती हैं कि इस नक्षत्र में इन 15 दिनों में अच्छा बारिश होने वाला है, इसमें बारिश नहीं होगा। मैं बोलता हूँ भाई थारे कहीं नहीं आते, क्यों माँ पड़ा पट के। पर कभी कभी देखने में आता है कि वो जैसा बोलती हैं वैसा ही होता है। वो कहती हैं कि पंचांग के अंदर इस नक्षत्र में 2 स्त्रियां हैं, तो बोले स्त्रियों को पानी की आवश्यकता ज़्यादा लगती है, तो इसलिए बोले इस नक्षत्र में बारिश जरूर होगी। कभी कभी बोलती हैं इसमें पुरुष बहुत हैं, इनको पानी कम लगने वाला है, बारिश नहीं होगी। और जानकारी के लिए बता रहा हूँ, अभी भी हमारे इस क्षेत्र में अमावस्या के दिन बैल जोत नहीं किया जाता है, कृषि कार्य नहीं किया जाता है। अपितु देखने में आया है कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, निर्माण करते हैं, वह भी अमावस्या के दिन अपनी छुट्टी रखते हैं। दूसरा, एक और मेरे नॉलेज में ये भी आया है कि बीज बोने का काम जो है वो अमावस्या की दूसरी तिथि, अमावस आज वो तिथि है, दूज है आज, हमारे यहाँ उसे बीज कहा जाता है। दूज को बीज कहा जाता है। बीज का मतलब है यदि आज के दिन, मतलब अमावस्या की द्वितीया के दिन यदि हम बीज बोएंगे, या द्वितीया के दिन अगर हम बीज बोते हैं, चाहे वो कोई सा भी सीजन हो, रबी हो, खरीफ का सीजन हो, कोई सा भी सीजन हो, उसमें बीज का क्षय जरूर होगा। इसलिए द्वितीया के दिन हमारे यहाँ बोवनी नहीं की जाती, बीजारोपण नहीं किया जाता है। ये 2 चीज़ मेरे संपर्क में मैं जब गया हूँ तो मुझे समझ में आया है। और लोक कहावतें तो हमारे यहाँ बहुत सारी हैं। कृतिका की कांकरी, ऐसा कहते हैं श्रेष्ठ बारिश जब होगी जब वो कृतिका नक्षत्र में अगर थोड़ा सा पानी बरस जाए, अगर थोड़ा इतना पानी बरसे कि खेत के अंदर रखा हुआ पत्थर भीग जाए, तो बारिश बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन उसके ठीक विपरीत
रोहिणी में यदि बारिश हो गई है, जो इस वक्त नक्षत्र चल रहा है, नवतपा का नक्षत्र चल रहा है इस वक्त, यदि मालवांचल के अंदर इसमें बारिश हो जाती है तो ऐसा कहते हैं कि फसल में हमारे को परेशानियां होंगी। रोहिणी रोआती है, रोने को कहती है, किसान परेशान होगा। ऐसे ही मृगसर की हवाएं और आद्रा का बारिश में प्रवेश, ये सब भिन्न भिन्न है। उसके अंदर भी वो नक्षत्र किस वाहन के ऊपर बैठ कर आया है, वाहन कौन सा है, कि उसका मतलब जो नक्षत्र चल रहा है सूर्य का, वो किस वाहन के साथ आया है। यदि वो मेंढक के साथ आया है तो बहुत अच्छी बारिश होगी, लेकिन अश्व के साथ आया है तो बादल ठहरेंगे नहीं, भागते जाएंगे। ऐसी छोटी छोटी जानकारियां ये प्रवासी जीवन में मुझे भी प्राप्त हुई, जो मैंने आपसे शेयर की है। आपका वैदिक जो आप कह रहे हैं देखने का, 3 घंटे का पिक्चर जरूर देखेंगे, ताकि जब ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभाएं, निर्मल ग्राम यात्रा चल रही है हमारी सतत, बने सिंह जी और हम रोज रात को 11 बजे तक घर आ रहे हैं। रामकृष्ण जी भाई साहब से एक बात कहना चाहता था, एक जिज्ञासा आप छोड़ के चल गए, वो यूकेलिप्टिस और दोनों भाई बहन, अरे हाँ, वो रह गए हैं थोड़ा सा। वो टॉपिक ही छूट जाते, सब लोग चले गए थे। विषय कभी भी भूखा रखने के लिए नहीं छोड़ना, या तो कलाकंद बताओ मत और नहीं तो खिला दो, ठीक है। तो मेरा इतना ही कहना है, हम अभी भी कुछ तो है, लेकिन उसको अगर हम वास्तव में खा लेंगे, और हमारे महापुरुष जो आप जैसे लोग कर रहे हैं, वैदिक कृषि करवा रहे हैं, या बीज को कैसे तैयार करना है, ऐसी छोटी छोटी जानकारी अगर मिलेगी तो हो सकता है हम जैसे प्रवासी लोग जो प्रतिदिन किसानों के बीच जाते हैं और बात करते हैं, हमको अच्छा लगेगा। हम उनको वो ज्ञान धीरे धीरे देने का प्रयास करेंगे, रोकने का प्रयास करेंगे। हाँ ठीक है, एक दिन के लिए तो रोकेंगे कम से कम, कि भाई बीज जिस दिन है हमारी द्वितीया है, उस दिन हम नहीं बोए। मैं बीज द्वितीया के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? वहीं से मैं शुरुआत करता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर। देखिए, ये प्रथमा द्वितीय तृतीया की बात नहीं है, क्योंकि जब हम इस तरीके से कहें कि प्रथमा या द्वितीय या तृतीया, तो उसके पीछे कोई आधार नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, इसका वैज्ञानिक आधार है जी। उस वैज्ञानिक आधार को समझना जरूरी है। हम यहाँ पे विस्तार में उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप बॉक्स ऑफिस में वो वीडियो को हिट कर दीजिए है ना। कैसा है कि अमावस्या के बाद का जो प्रथम सप्ताह होता है, उसमें उस प्रकार के फसल बोना चाहिए, उस प्रकार के फसलों के बीज बोना चाहिए जिनको किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है। मतलब बेल वर्गीय फसलों को पहले सप्ताह में नहीं बोना चाहिए। अब उस बेल वर्गीय छोड़ के जो दूसरे फसल है, जैसे ये आपका धान है, या ये मक्का है, या बाजरा है, इस तरीके के हैं, या भिंडी है, मिर्ची है, बैगन है, टमाटर नहीं, है ना। जो जिनके तने मजबूत होते हैं और सीधे खड़े होते हैं, जिनको सहारे की जरूरत नहीं होती है, उनकी बुआई करनी है उस पहले सप्ताह में। लेकिन उस पहले सप्ताह के 7 दिन में किस दिन, उसके लिए आपको देखना है कि चंद्र किस राशि में गोचर कर रहा है। अगर फल वर्गीय है ना, या बीज वर्गीय फसल है, तो जिस दिन चंद्र अग्नि राशि में गोचर कर रहा है, जैसे मैंने बताया कि अग्नि तत्व की राशि में गोचर कर रहा है, जैसे मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तो इन तीनों में से कोई अगर राशि है, उस दिन आप उसकी बुआई कीजिए, ठीक है। हाँ, एम राइट। मुझे समझ में आया है कि हमारे यहाँ बीज जिस दिन होती थी, द्वितीया जिस दिन होती थी, अगर उस दिन बोना जरूरी है तो मक्का बोई जाती थी, ऐसा मेरे स्मरण में आ गया। आप जैसा कह रहे हैं ना, पे राशि इम्पोर्टेंट है। आप इम्पोर्टेंट राशि को कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी अपन ग्रामीण किसान को इतनी जानकारी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो उसका बौद्धिक उतना होता नहीं है, वो अपने पारंपरिक तरीके से ही चलेगा। नहीं, उसका जो विज्ञान है, उसके पीछे का जो विज्ञान है, वो समझना जरूरी है। वो आप वीडियो में समझ जाएंगे। जी। इसी तरीके से जो बेल वर्गीय है, उसके लिए पूर्णिमा के पहले का जो सप्ताह है, जिसके तने कमजोर होते हैं, जिनको सहारे की जरूरत होती है, जिसको हम क्लाइंबर या क्रीपर कहें अंग्रेजी में अगर कहते हैं, तो उनको उनकी बुआई, उसमें किस प्रकार का जो मूल वर्गीय फसल है, जैसे गाजर है, मूली है, आलू है, वगैरह वगैरह, इनकी बुआई ये 2 सप्ताह में नहीं करनी होती है। पूर्णिमा के बाद का जो सप्ताह होता है, उसमें भूमि राशि में जब चंद्र गोचर कर रहा है, वो सर्वोत्तम दिन होता है। और इसके बाद चौथा सप्ताह जो होता है, अमावस्या के पहले का जो सप्ताह होता है, उस सप्ताह में किसी तरह की बुआई नहीं करनी है।
उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि वीडियो यूट्यूब चैनल के अलावा मैं ये एक जर्नल है, एक पुस्तक है जो हिंदी में है, वो मैं इसमें डाल दूंगा, उसका सॉफ्ट कॉपी है, जिसमें बहुत सारे लेख हैं विभिन्न विद्वानों के द्वारा। उसमें एक लेख हमारा भी है इसी विषय के ऊपर, वो स्मरणिका के नाम से है। उसमें आप जाइए तो वो किसी ये जम्मू में जो वो है कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से ये रिलीज हुआ है। उसमें आप अलग अलग जो आर्टिकल्स है उसको पढ़िए, उसमें बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे अलग अलग तरीके के, जैविक से संबंधित, वैदिक से संबंधित। इसके अलावा मेरा एक पुस्तक भी है, लेकिन वो अंग्रेजी में है, जिसमें किसानों के लिए हमने वो पुस्तक लिखा है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, क्योंकि जो भी पुस्तक आप जहाँ पे देखेंगे वो वैज्ञानिकों के द्वारा लिखा रहता है, और वैज्ञानिकों के लिए या विज्ञान के स्टूडेंट्स के लिए होता है, किसानों के हिसाब से नहीं होता है। तो हमने उसको इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से उसमें हमने अलग अलग टॉपिक्स लिए हैं। अगर किसान उसको पढ़ के समझ ले तो काफी सारी समस्याएं अपने आप समाधान हो जाता है, समाधान कर लेता है। अगर आपको समस्या का रूट कॉज नहीं पता, समस्या नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसका समाधान कैसे करेंगे? हिट एंड ट्रायल करेंगे, इधर से पत्थर मारेंगे, उधर से वो करेंगे, जो हिट एंड ट्रायल होता है। अगर आपको समस्या का जड़ समझ में आ गया, कहाँ से समस्या आ रही है, तो आप उसका समाधान करेंगे और अगली बार वो गलती नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है कि अगली बार वो गलती नहीं होगी। तो ये सारी चीजें मैं आज ये प्रेजेंटेशन डालने के साथ साथ मैं डाल दूंगा। आप उसमें मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोग उसमें जाएं। अगर पुस्तक चाहिए तो पुस्तक आप उसका भी कैसे मिलेगा,